नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मेयर का सख्त रुख देखने को मिला है। टेंडर की मांगा हिसाब। मेयर सुषमा खरकवाल ने मांगी कमिश्नरी रोशन जैकब से जानकारी। नगर आयुक्त से विकास कार्यों के टेंडर का हिसाब मांगा। पहले पत्र का जवाब न मिलने पर लिखा दूसरा पत्र। तो वृंदावन योजना के अपार्टमेंट के कर निर्धारण का मामला, गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही नालों की सफाई की स्थिति की रिपोर्ट भी मेयर ने तलब की है। तो वृंदावन योजना के अपार्टमेंट के कारण गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों की कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, मेयर का सख्त रुख देखने को मिल रहा है, जहां सुषमा खरवाल टेंडरों की मांग का हिसाब मांग रही हैं। इसके साथ ही लगातार जिस तरह से नालों की सफाई को लेकर भी जवाब मांगते हुए नजर आई है। बिल्कुल, लखनऊ में सुषमा खरकवाल एक्शन मोड में है। उन्होंने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर पूछा है कि 14 अप्रैल से लेकर 6 मई के बीच में टेंडर हुए थे सभी कामों के, उनकी रिपोर्ट तलब की है। साथ ही साथ वृंदावन योजना अपार्टमेंट के दुकान निर्धारण में गड़बड़ी हुई थी, उन पर कर्मचारी पर कार्रवाई करके उसकी भी रिपोर्ट देने के लिए कहा था। नाली सफाई की रिपोर्ट भी मेयर ने तलब की। तौर पर पहला पत्र जो है जो मेयर ने नगर आयुक्त को 2019 को लिखा था, लेकिन पहले पत्र पर कोई जवाब नहीं दिया था नगर आयुक्त ने। उसके बाद दूसरा पत्र जो है वो 22 जून 2023 को लिखा। फिर इस पत्र में कहा कि 3 दिनों के अंदर सभी टेंडरों का जो विवरण था वो उनको दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं न कहीं इसका हवाला नगर आयुक्त के द्वारा, नगर निगम के द्वारा की जा रही है। निश्चित तौर पर साथ ही साथ इससे पहले भी देखा गया था, मंडला इसने भी 8 पत्र लिख करके मंडला जो नगर आयुक्त से सवाल किया था, जिसमें आज जो सफाई वाहन दिया दिया था उसका वही हिसाब मांगा था। साथ ही साथ जो है इनको बेस पर कार्रवाई न करने का कारण पूछा था। ऐसे में नगर आयुक्त को लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी है वो अपने रवैये से बात नहीं आ रहे, वो कहीं न कहीं जवाब नहीं देते। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विकास कार्य होती है, विकास कार्य को प्रतिदिन कोई कुछ व्यक्ति मांगता है इस तरह का रवैया, तो निश्चित तौर पर बेहतर काम नहीं हो पाएगा। हालांकि मेयर ने सख्ती दिखाती हुई जब कहा, उसके बाद 24 जून को जो नगर आयुक्त ने अपने अधीनस्थ जो है उनको पत्र लिखकर के जवाब मांगा। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि जब पहला पत्र गया था तो आखिर क्यों जवाब नहीं दिया गया। हालांकि अब उम्मीद है कि अब नगर आयुक्त की ओर से मेयर को जवाब दिया जाएगा कि क्या कुछ टेंडर में हुआ, कौन कौन से टेंडर जारी किए गए, साथ ही साथ नगर सफाई में क्या हुआ, कर निर्धारण में गड़बड़ी करने वाले अधिकारी पर क्या कार्रवाई है। तमाम चीजों का जवाब जल्द ही मेयर को मिल जाएगा। ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो मेयर का सख्त रुख देखने को मिला है। टेंडरों की मांग हिसाब, इसके साथ ही मेयर सुषमा खरकवाल ने मांगी कमिश्नर रोशन जैकब से जानकारी। भोपाल से प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के लिए बीजेपी के एजेंडे की झलक दिखा दी है। पीएम के भाषण से साफ है कि इस दफे बीजेपी समान नागरिक संहिता के मुद्दे को न केवल जोरों शोरों से उठाने वाली है, बल्कि इसके साथ ही हिंदुत्व के एजेंडे को भी धार दी जाएगी। पीएम ने अपने भाषण में विपक्षी एकता की कवायद की भी जमकर खबर ली। सवाल उठता है कि क्या वाकई बीजेपी आम जनता को समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर साथ पाएगी, और वो मुद्दे जिन्हें उठाकर बीजेपी 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, वो मुद्दे इस बार भी काम आएंगे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी मंच पर प्रधानमंत्री मोदी हों तो ऐसा माहौल तो बन ही जाता है। ऊपर से अगर पीएम का भाषण पूरे तेवर वाला हो तो यकीन मानिए कार्यकर्ता सीधे उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। ये वानगी एक बार देख लीजिए। आप जरा प्यार से बैठिए भैया। आपका उत्साह
जब बूथ में आप जाएंगे वहां उत्साह दिखाना। तो असल में हुआ ये कि भोपाल में बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करने प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो पूरे तेवर में नजर आए। यूं लगा कि जैसे इस भाषण से प्रधानमंत्री ने 2024 के चुनावों के लिए एजेंडा सेट कर दिया है। फिर चाहे समान नागरिक संहिता पर उनका रुख रहा हो, विपक्षी एकता पर उनकी प्रतिक्रिया रही हो, परिवारवादी पार्टियों पर उनका बयान रहा हो, या फिर विपक्षी पार्टियों के घोटाले गिनाने का, हर मोर्चे पर पीएम ने विपक्ष की न केवल जमकर खबर ली बल्कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी किन तेवरों के साथ आगे बढ़ेगी उसका भी इशारा दे दिया। यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते। ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है? ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनमें से नहीं है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर पार्टियां चलाते हैं और फतवे निकालते रहते हैं। हम तो वो लोग हैं, हर परिस्थिति में जनता के बीच जाकर के खुद को खपाने वाले यहां लोग हैं। साफ है, प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर गंभीर है और इस पर प्रमुखता से आगे बढ़ने वाली है। लेकिन क्या ये कर पाना इतना ही आसान है? इसे समझने के लिए पहले आपको जानना होगा कि आखिर भारत में कितने तरह के कानून फिलहाल चलन में हैं और ये कब बने। आजादी के बाद अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून बने। इनमें 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम बना, 1956 हिंदू उत्तराधिकार और हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम बना। इसके अलावा मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 में बना। आजादी से पहले भी कई ऐसे कानून बने जो आज भी चलन में हैं। ये भी अलग अलग धर्मों से संबंधित हैं। इनमें 1880 में काजी अधिनियम, 1872 में ईसाई विवाह अधिनियम, 1837 में शरीयत अधिनियम, 1939 में मुस्लिम विवाह अधिनियम और 1936 में पारसी विवाद और तलाक अधिनियम बना। इसके अलावा आदिवासी समुदाय के बीच भी कई परंपरागत ऐसे कानून हैं जो कानूनी किताबों के दायरे में तो नहीं आते, लेकिन वो चलन में हैं। ऐसे में सरकार के सामने समान नागरिक संहिता को लागू कराना भी बड़ी चुनौती है। मुस्लिम समाज की बात छोड़ भी दें तो आदिवासी समुदाय की नाराजगी खत्म करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि आदिवासी समुदाय से बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिलती रही हैं। यूसीसी की राह में क्या क्या है रोड़े। कई जनजातियों और आदिवासी समूहों में बहुपत्नी या बहुपति की प्रथाएं हैं। समान नागरिक संहिता के बाद इन समूहों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये समुदाय हाल फिलहाल बीजेपी का कोर वोटर बन चुका है। 2014 के चुनाव में इन समुदायों के लिए आरक्षित सीटों में बीजेपी को 27 सीटें मिली थी, जबकि 2019 के चुनाव में ये संख्या बढ़कर 31 हो गई। पिछले साल हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को 27 आदिवासी सीटों में से 23 पर कामयाबी मिली। आदिवासी बहुलता वाले राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। साफ है, समान नागरिक संहिता का रास्ता उतना आसान नहीं जितना दिख रहा है। हालांकि कानून के जानकारों के मुताबिक
विशेष प्रावधानों के जरिए अनुसूचित जनजातियों को खास छूट दी जा सकती है, लेकिन इससे एक देश एक विधान की जो मूल सोच है वो प्रभावित होगी। प्रधानमंत्री को ये बात समझने की जरूरत है कि आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में। वो प्रधानमंत्री को समझ में आया नहीं आया, मेरे को लगता है कि समझ में नहीं आया। भारत के प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को एक प्रॉब्लम समझते। आर्टिकल 29 भारत के प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आता। यानी कुल मिलाकर समान नागरिक संहिता का रास्ता कठिन भले ही है, लेकिन ये बीजेपी के 3 मूल नारों, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 की समाप्ति के अलावा तीसरा बड़ा मुद्दा है। 2 मुद्दे तो पूरे हो गए, तीसरे वादे की बारी है। साफ है कि बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री ने ये बड़ा चुनावी हथियार दे दिया है, जिस पर चर्चा तेज होगी तो बीजेपी की चर्चा और उसके रुख की चर्चा अपने आप हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि अगर प्रधानमंत्री ने पार्टी की चुनावी रणनीति साफ कर दी है, तो क्या 2024 तक अपने पक्ष में बीजेपी माहौल बना पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लखनऊ की रीना चौरसिया से बात की, जिसमें रीना ने पीएम मोदी से सवाल पूछा कि समान नागरिक संहिता को लेकर विपक्षी दल मुस्लिम समुदाय को भ्रमित कर रहे हैं, हम मुस्लिम समुदाय को कैसे समझाएं। इस पर पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ता को जवाब दिया और कहा कि तथ्यों के आधार पर बात करें। वहीं न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता ने रीना चौरसिया से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज जनसंवाद कर रहे थे और उसमें अपना बूथ सबसे मजबूत की नारे को लेकर आगे बढ़ रहे थे। कहीं ना कहीं 2014 के अब 2024 में भी आगे बढ़ते नजर आ रहे थे। रीना जी हमारे साथ, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का आज कहीं ना कहीं गौरव बढ़ाया है, प्रधानमंत्री मोदी से बात की है, उनसे बात करेंगे। रीना जी, पहली प्राथमिकता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से बात करने की। ये मेरा एक मतलब जो कभी सपना हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि देश के प्रधानमंत्री हमसे बात करेंगे। आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनकी जो नज़रें हैं वो हर बूथ के और अंतिम पंक्ति के पे बैठी हुई महिला पुरुष सब पर उनकी पड़ रही है। ये आज साबित हो गया और एक नया जोश भी आज से आपको देखने को मिलेगा कि जिस उमंग से हम लोग काम कर रहे थे, आज उससे डबल एनर्जी से हम लोग काम करेंगे। जी, आपने प्रश्न जो पूछा था उसके बाद आपको जो सवाल मिला था, उस सवाल से कहीं ना कहीं ऊर्जा का स्रोत आपको मिला है? बिल्कुल मिला है। तो आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी जो कहा था, जिससे ट्रिपल तलाक और मुस्लिम समुदाय को लेकर उसको आगे बढ़ने का एक और आप लोग को स्रोत मिला है? बिल्कुल मिला है और उन सब के बीच में देखिए, जब से ये 3 तलाक खत्म हुआ है, काफ़ी मुस्लिम बहनें हम लोग के साथ जुड़ी हैं और आज महिला मोर्चा में उनके साथ काम भी कर रही हैं। आगे बढ़ने का स्रोत मिला और अपने बूथ को मजबूत करेंगे आप? मेरा बूथ पहले से मजबूत था और अब डबल मजबूत हो जाएगा। दुनिया तो ये थी रीना जी जो बताई थी कि जिससे कि हमारा बूथ मजबूत है और प्रधानमंत्री के एक स्रोत मिला और स्रोत को कहीं ना कहीं आगे लेके जाएंगे और अपने वजूद को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। वीडियो न्यूज़ के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान में ऑनलाइन शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी भोपाल में आयोजित इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद भूपेंद्र चौधरी से न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता ने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत पे आज प्रधानमंत्री मोदी ने मूल मंत्र देते हुए बात की है। हमारे साथ कुछ बात करने को मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। 2024 का कहीं ना कहीं मूल मंत्र देते हुए आज नजर आए प्रधानमंत्री जी। नहीं, हमारी पूरी तैयारी है और हमारा पूरा अभियान देश के प्रधानमंत्री जी के सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण को समर्पित 9 वर्ष का कार्यकाल है। उन सारे कामों को हम लेकर जो हमारी सरकारों ने मोदी जी के नेतृत्व में काम किए, वो जनता के बीच में हम लगातार जा रहे हैं। आज उसी कार्यक्रम का एक हिस्से के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल से मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद के कार्यक्रम में पूरे हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और हमारा पूरा रोड मैप उन्होंने बताया है, हमारे लिए मार्गदर्शन किया है और वो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का विषय है और उन सारे विषयों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। आज विपक्षी एकता पे भी कहीं ना कहीं सवाल करते हो, तीखा सवाल हमला करते हो नजर आए प्रधानमंत्री मोदी? नहीं, अब ये सब लोग सरकारों में रहे हैं और इन सरकारों में इनके पास गिनाने को, दिखाने को कुछ नहीं, और इन्होंने जो अपनी सरकारों के समय भ्रष्टाचार, परिवारवाद, अराजकता की है, उन सारे विषयों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए गठबंधन राह बलाप रहे हैं
और देश की जनता का गठबंधन मोदी जी से है और भाजपा का गठबंधन जनता से है। तो ये थे अध्यक्ष जी जो बताया थे कि जनता का गठबंधन मोदी से है और मोदी का गठबंधन जनता से है, इसीलिए अब 2024 में फिर से एक बार मोदीमय होगा भारत। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। वहीं इस दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर से न्यूज पर इंडिया संवाददाता ने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में देश के कोने कोने से कार्यकर्ताओं से बात की। हमारे साथ खुद बात करने के मौजूद है ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर जी। तोमर जी, एक नई ऊर्जा का संचार 2024 के लिए मूल मंत्र मिला क्या? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश ही नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो जब भी संवाद करते हैं तो मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। आज जिस तरह से संवाद उन्होंने किया है, मुझे लगता है वो सभी महत्वपूर्ण विषयों को और जो जिज्ञासा लोगों की थी, उन जिज्ञासाओं को जो उन्होंने जिस तरह के सुझाव दिए, उनके माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस तरह से मार्गदर्शन किया गया है, मुझे लगता है कि देश के लगभग 10 लाख कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे। एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और 2024 के लिए एक बूस्टर का काम कर रहे हैं। सुमित जी, आज जहां हमने देखा कि मूल मंत्र देते विपक्ष पे एकदम लगातार उन्होंने हमले किए हैं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, लगातार उन पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कहीं ना कहीं घेरते नजर आए हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि वास्तव में जितने भी ये विपक्षी एकता की बात करते हैं, ये सब एक भ्रष्टाचार, एक घोटालों की ये जननी रहे हैं और ये अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ इन्हीं मुद्दों से भटकाने के लिए लोगों को सिर्फ ये बरगलाने का काम करते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि देश के देवतुल्य नागरिक ये जान चुके हैं कि ये लोग सिर्फ अपने परिवार तक सीमित हैं और ये परिवार का भला करना चाहते हैं, देश से इनका कोई मतलब नहीं है। देखा जाए कि मुस्लिम समुदाय को लेकर भी उन्होंने बड़ा कहा कि 3 लाख थे, न केवल एक महिला का उत्पीड़न होता था बल्कि पूरे परिवार का उत्पीड़न होता था। अब उसको लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी मांग चली, उसको भी उन्होंने सहमति कहीं ना कहीं एक तरह से दिलाती थी। तो निश्चित तौर से कहीं मुसलमानों के बीच में जो पहले हीन भावना थी बीजेपी को लेकर बनाई जाती थी, अब कहीं ना कहीं आपके साथ नजर आते हैं मुस्लिम। देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा और हमारा नेतृत्व सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास ऐसे प्रयास के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी के बारे में सभी को साथ और सेवा ही संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। हम सभी को साथ लेकर चलने का, क्योंकि देश जब भी आगे बढ़ेगा जब सभी लोग एक यूनिटी के रूप में आगे काम करेंगे। सुमित जी, क्योंकि देखा जाए जहाँ देश को प्रधानमंत्री मोदी चाहे वही योगी सरकार अपने कानून व्यवस्था के लिए मानी जाती है और अब ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पॉस्को, लूट, हत्या, बलात्कार, धर्म परिवर्तन जैसे 20 अपराधों को 30 दिन के अंदर खत्म करने का ट्रायल करके खत्म करने का उसमें दिशा दिया है। देखिए देश के अंदर आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो मॉडल पेश किया गया है, आज उसकी पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। और मैं कह सकता हूँ कि जो पहले उत्तर प्रदेश की पहचान बेकार कानून व्यवस्था और सुरक्षा के नाम पर जिस तरह का खिलवाड़ होता था, आज हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था और सुरक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। सुमेंद्र तोमर जी जो बताया था कि जहां देश मोदी के हाथ में सुरक्षित, वही प्रदेश योगी के हाथ में सुरक्षित, और आगे 2024 में मोदी योगी की जो जोड़ी है, डबल इंजन सरकार है, वो एक बार फिर से कमल खिलाएगी। 80 में 80 सीट जीत के एक बार फिर से देश को प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी कार्यक्रम में वर्चुअली मौजूद रहे। न्यूज पर इंडिया ने दिनेश शर्मा से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में मौजूद है। हमारे साथ कुछ बात करने में मौजूद हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी। शर्मा जी, अपने मजबूत को मजबूत किया जा रहा है बूथ को, 2014 से 2024 में कोई परिवर्तन देखते हैं? निश्चित रूप में 2014 के बाद पूरे भारतवर्ष की और उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों में परिवर्तन हुआ है। और आज अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश की ओर बढ़ा है। और भारतवर्ष में चाहे वो महंगाई की दर रही हो, चाहे मुद्रास्फीति की दर रही हो, चाहे निर्यात संवर्धन की नीति रही हो, प्रत्येक चीज़ में आज भारतवर्ष श्रेष्ठ बना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत आज दुनिया में विश्व गुरु की तरफ भारत को अग्रसरित कर रहा है। और मैं यही जो प्रेरणा का पुंज है वो मोदी जी हैं। और मोदी जी ने जिस प्रकार से भी मोदी पाठ पढ़ाया है मोदी जी की पाठशाला में, तो ये कार्यकर्ताओं के लिए एनर्जी बूस्टर का काम हुआ है। जी, आज जम के निशाना साधा है विपक्षियों पे, जैसे भ्रष्टाचार को लेके हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके हो, लगातार विपक्षियों को आज करारा जवाब दिया है बहुत दिनों बाद।
देखिए, अभी एक पटना में एक राहुल जो विवाह मुहूर्त निर्धारण समिति की बैठक हुई थी, उसमें जो बिखरा हुआ विपक्ष था वो बाराती बनने का इंतजार कर रहा था, लेकिन इत्तेफाक उसके लिए है कि उसके पास दूल्हा नहीं है और बीजेपी के पास एक मोदी नाम है, और मोदी नाम को जो जादू है उससे सम्मोहित होकर पूरे भारत की जनता उनके साथ खड़ी हुई है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि देखा गया जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देश को चाह रहे हैं, वही योगी सरकार ने भी अब ऑपरेशन कन्विक्शन किया है। पॉस्को कोर्ट हो चाहे बलात्कार का केस हो, उसको 30 दिन के अंदर निपटाने का काम कर रहे हैं। ये सिटीजन चार्टर कहीं लागू है तो हमारे यूपी में बेहतर तरीके से लागू है, और योगी जी का जो कार्य प्रणाली है अब आज विदेशों में चर्चा का विषय बनी है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि योगी हैं, और योगी जी का जो काम है वो श्रेष्ठतम कामों में से एक है। बहुत धन्यवाद। तो ये थे दिनेश शर्मा जी, बताए थे कि प्रधानमंत्री मोदी के आज पाठशाला में हमने देखा था किस तरह से अपने बूथ मजबूत करने के कार्यक्रम किया था, और इसी के तहत कहीं ना कहीं अब अपने बूथ को और मजबूत करने की काम भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। प्रधानमंत्री चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।